क्या एक राजा का घास की रोटी खाना उसके कर्मों की सजा थी या आने वाले कल की परीक्षा? कर्म की अदालत में आज पेश है उस महायोद्धा का जीवन जिसने महलों के मखमल को ठुकराकर जंगल की घास को अपना बिस्तर बनाया। इतिहास पूछता है, क्या महाराणा प्रताप का संघर्ष अधूरा था? क्या कर्म ने उनके त्याग के साथ न्याय किया? चलिए आज सच और तथ्यों के तराजू पर करते हैं मेवाड़ के शेर के कर्मों का असली हिसाब। बात साल 1576 की है, जब हल्दी घाटी की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी। मुगलों के सामने मेवाड़ के कुछ मुट्ठीभर वीर खड़े थे। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन असली युद्ध तो उस मैदान के बाद शुरू हुआ। महाराणा प्रताप के सामने दो रास्ते खड़े थे। पहला रास्ता अकबर की अधीनता स्वीकार करना, जहाँ सुख सुविधा और महलों का ऐश्वर्य उनका इंतजार कर रहा था, और दूसरा रास्ता अरावली की पहाड़ियों में भूख और प्यास से लड़ते हुए अपनी आज़ादी को बचाए रखना। महाराणा प्रताप ने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी और स्वतंत्रता के कर्म को चुना। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने मूंज यानी कि जंगली घास की रोटियां खाईं, जिन्हें आज हम मिलेट्स या मोटे अनाज के रूप में भी जानते हैं। यह कोई उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि उनका वो कर्म था जो महाराणा प्रताप के दृढ़ संकल्प और स्वाभिमान की आज भी गवाही देता है। कुछ लोक कथाओं और कविताओं के अनुसार एक दिन महाराणा प्रताप का पूरा परिवार बहुत भूखा था, तो उनकी पत्नी ने जंगली घास के बीजों की रोटियां तैयार की। लेकिन जब उनकी छोटी बेटी अपनी आखिरी रोटी खाने वाली थी, तभी एक जंगली बिलाव आया और वो आखिरी रोटी का टुकड़ा भी छीनकर ले गया। अपनी बच्ची को भूख से बिलखता देख महाराणा प्रताप का हृदय पसीज गया और उन्होंने अकबर को एक संधि पत्र लिखने का विचार किया। यह घटना सबसे पहले कवि कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के माध्यम से जन जन तक पहुंची थी, लेकिन इतिहासकारों की आधिकारिक किताबों जैसे उस समय के मुगल दस्तावेजों में इस बिलाव वाली घटना या संधि पत्र जैसी घटनाओं का कोई सीधा जिक्र नहीं मिलता है। पर हम इस बात को भी नकार नहीं सकते हैं कि यह कोई काल्पनिक घास नहीं, बल्कि मूंज या कोदरा नाम का एक कड़वा और सख्त जंगली अनाज है, जिसे आज भी कई आदिवासी इलाकों में खाया जाता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह बिलाव वाली घटना सिर्फ एक सिंबॉलिक घटना है, यानी कि सिर्फ एक प्रतीकात्मक घटना है जो महाराणा प्रताप के उस समय के भीषण संघर्ष को दर्शाती है, जहाँ एक राजा का परिवार दाने दाने को तरस रहा था। बिलाव द्वारा रोटी छीनना उस समय की कठिन परिस्थितियों का प्रतीक रहा होगा। दुनिया को लग सकता है कि एक बिलाव ने रोटी छीनी। एक कर्म की अदालत में वह एक परीक्षा थी। क्या एक पिता का मोह राष्ट्र धर्म से बड़ा हो जाएगा? बिलाव ने रोटी छीनी ताकि महाराणा प्रताप की सहनशीलता की आखिरी सीमा मापी जा सके, और नतीजा, महाराणा प्रताप टूटे नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरे। इतिहास में इस घटना को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह घटना इस बात का प्रमाण है कि महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान के लिए किस स्तर का त्याग किया। इतिहास की किताबों में शायद इस बिलाव का जिक्र ना हो, लेकिन मेवाड़ की मिट्टी के कण कण में उस बच्ची की भूख और महाराणा प्रताप के आंसू आज भी दर्ज हैं। मिटा दिया जिसने अपना वजूद वतन की आबरू की खातिर, झुकना नहीं सीखा जिसने दुनिया के किसी तख्त के खातिर। इतिहास गवाह है, कर्म की अदालत में फैसले कभी नहीं मरते। सिंहासन तो मिट जाते हैं, पर महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमान सदा अमर रहते हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हों, अपने सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कर्म की अदालत की यह कहानी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ लाती रहूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी ये कैसी लग रही है। दुनिया कहती है कि महाराणा प्रताप हार गए थे क्योंकि उनके पास महल नहीं बचा था, लेकिन कर्म की अदालत कहती है कि महाराणा प्रताप जीत गए क्योंकि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सिर उठाकर जीना सिखाया।
यही था महाराणा प्रताप के कर्मों का हिसाब। अब बारी आपकी है। आप अपनी ज़िंदगी के संघर्षों में क्या चुनोगे? महलों में सोने की जंजीरों वाला समझौता या घास की रोटियों वाला स्वाभिमान? याद रखिए दोस्तों, कर्म केवल वह नहीं जो हम दुनिया के सामने करते हैं, कर्म वह भी है जो हम अपनी बंद आँखों से खुद के लिए चुनते हैं। महाराणा प्रताप आज भी हर उस इंसान के दिल में जिंदा हैं जो झुकना नहीं, लड़ना जानता है। मिलते हैं कर्म की अदालत में एक ऐसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।